कर देखो इधर। अच्छा, जेड हम लोग कर लिए थे, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। और जेड याद है ना कैसे बताया था? ये बताया था ना, जेड को क्या बोलते थे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग तो लिख ही लिए थे। आइडियल गैस के लिए वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम लोग ने अभी किया था, एट मॉडरेट प्रेशर्स, क्या था बताओ? कल किया था ना, कल ही। सर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। हाँ, जेड को कैसे ले सकते हैं? 1 minus Na/Vr। हाँ मतलब, हाँ, एक मोल के लिए इतना लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इधर देखो, इसके बारे में जो खास बातें थी, कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे? अट्रैक्टिव। सर हाँ, मैंने कल ये क्लास को रिवाइज किया और फिर ये स्ट्राइक हुआ कि सर एक्चुअल जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का मतलब ये होता है ना कि P ideal into V real equal to nRT। वी रियल नहीं है सर V real मतलब वी रियल नहीं। that can be occupied। हाँ, ये बोल सकते, हाँ ठीक है, ठीक है। और P और प्रेशर आइडियल रहेगा ना इक्वेशन में। प्रेशर में वो प्रेशर एक्चुअली आइडियल, जैसे प्रेशर वो प्रेशर है जो कि कंसिडरिंग नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये ज्यादा बेटर टर्म है। वो हाँ प्रेशर है, हाँ सर, सॉरी, कंसिडरिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है बेटर टर्म, ये बेटर है। आइडियल से बेटर ये बोलना जरूरी है। तो सर अब नया इक्वेशन में जो P है दैट इज प्रेशर ऑफ गैस, रियल गैस, हाँ सर, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस, जो रियल गैस है। P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर क्या है जो बताया था कल? दैट इज प्रेशर कंसिडरिंग मॉलिक्यूलर नो फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर। अच्छा, इधर देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा बताओ? वीएम रियल ज्यादा बड़ा होगा कि वीएम आइडियल बड़ा होगा? इसका क्या मतलब है? गैस वीएम रियल छोटा है, इसका मतलब गैस इज मोर कंप्रेसिबल इन कंपैरिजन टू, बताओ इन कंपैरिजन टू क्या होगा? आइडियल गैस लिख सकता हूं ना? अंडर सच कंडीशंस गैसेस को लिक्विफाई करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान। अरे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं और तुम चाहते हो कि गैस लिक्विफाई हो, तो तुम चाहते हो ना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस तो आपको सपोर्ट ही करेंगे ना, वो तो और ज्यादा हेल्प ही करेंगे, तो गैसेस आर मोर इजली लिक्विफाइड। लिख सकता हूं, attractive forces dominate over repulsive forces। क्या ये बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सर मतलब जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगा उतना ज्यादा लिक्विफाई होगा। हाँ,
ऑब्वियस बात है, लिक्विफाई का मतलब तुम चाहते ही उसको कंप्रेस करना, पास लाना, और उसमें अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं तो वो तो आपको सपोर्ट ही कर रहा है ना, वो तो चाह आपको सपोर्ट कर रहा है ना लिक्विफिकेशन। Sir, these points are valid when moderate pressure is there, right? हाँ, when yes attractive forces are dominant, yes, मतलब when attractive forces are dominant। चलो आगे बढ़ूं। सर 1 मिनट। यस सर, डन। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, एट हाई प्रेशर्स क्या लिखे थे हम लोग? repulsive forces dominant। कितना आया था बताओ, जेड का वैल्यू कितना आया था? और the इसका मतलब क्या क्या high बातें बोल pressure सकते and हैं? low temperature. रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? जेड का वैल्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। तो Vm रियल विल बी मोर। हाँ, मतलब इसका मतलब है रियल गैस का जो वॉल्यूम है इन कंपैरिजन टू जो आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता, अब रियल गैस थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों? बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, पास नहीं आना चाहता है। ठीक है ना? अंडर सच कंडीशंस गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन अ Sir, than expected ना। gas is less compressible in comparison to that रेफरेंस वैल्यू। किसको मान लिया गया है? आइडियल गैस। आइडियल को रेफरेंस, मतलब एक हाइपोथेटिकल आइडियल को रेफरेंस मान। अच्छा, again under such conditions gas is easier to liquefy a gas or gas has less Tougher to liquefy. less tendency to liquefy। less tendency to liquefy So because of greater repulsive forces. repulsive forces। ये जल्दी कंप्रेस नहीं हो पाते ना। हाँ, जल्दी इस कंडीशंस में आपको कंप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। सर। हाँ बोलो। सर, मॉडरेट प्रेशर की रेंज कितनी होती है? वैसे ये 0.1 एटमॉस्फेयर होगा, 0.1 से 1.1 से 1 के बीच में, ऐसा हर के लिए ऐसे डिपेंड करता है, बट इसी रेंज। ओके। डन हो गया। चलो अच्छा, एक चीज देखो तुम। Sir, can you show the previous page? अच्छा, एक और केस, प्रेशर ऑफ रियल वर्सेस प्रेशर ऑफ आइडियल।
कौन बड़ा है, प्रेशर ऑफ रियल की प्रेशर ऑफ आइडियल? सर प्रेशर ऑफ आइडियल। सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। टेम्परेचर तो मान लो एक ही रख लिया, एक ही पार्ट पे रख लिया, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये कुछ भी हो सकता है। हम लोग ने जो केस लिया था ये ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। सर गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा ना ना, सबसे पहले अभी जस्ट किए, अगर मान लो कंटेनर से टकरा रहा है गैस का मॉलिक्यूल और बाकी रिपल्शन करना स्टार्ट कर दिए, तुम उस रीजन में पहुंच गए हो, तो क्या होगा बताओ? इंक्रीज प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना, ये रियल सिनेरियो है। और यहां पर मान लो कम रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्सेस। तो प्रेशर जो रियल लगाएगा वो आइडियल के मुकाबले ज्यादा होगा, कम हो जाएगा? इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी मत समझना हमेशा दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आप किस जोन में हो, ये भी कुछ हो सकता है। और आइडियल तो अगर आइडियल कंडीशंस मान ले, आइडियल कब, आइडियल गैस मान लो तब तो अलग ही बात है, उसकी बात नहीं। तो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा कंडीशंस है। समझा? अच्छा, एक और चीज, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने स्टार्ट उससे किया था तो एग्जांपल लिया था, अट्रैक्टिव फोर्सेस का लिया था, बट वो तो कुछ भी सकता है ना, ये तो किस रीजन में हो। अगर मान लो एक Z है, ध्यान से देखना, Z और अगर P है, लेस देन P आइडियल होगा ना? कौन सा? अंडर रिपल्सिव कंडीशंस। सर तो ये वाला पॉइंट थोड़ा समझाओगे आप, रिपल्सिव का पॉइंट? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि रियल प्रेशर जो है वो हमेशा लेस देन ही होता है। वो कब था लेस देन? जब लोग कौन से फोर्सेस ले रहे थे? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। सर पर रिपल्सिव इक्वेशन लेंगे देखें तो, कौन सा? सर इक्वेशन देखेंगे तो P आइडियल इक्वल टू P रियल प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ना? ना 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 ना, उसमें जब तुम करोगे, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी, उसमें हाई प्रेशर्स पे एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हटा दोगे ना। ओके सर। हटा दोगे ना उस टर्म को। हाँ सर। बस वो अट्रैक्टिव फोर्स वाला पार्ट नहीं लोगे ना। हाँ सर। उसमें दोनों है ना, अट्रैक्टिव भी है और बी भी है। बी किसका मेजरमेंट है? बी किसका मेजरमेंट है? रिपल्शन का। अब बी आ गया और तो तुम्हारा देखो पी अब कुछ आ जाएगा, पीवी प्लस समथिंग आ जाएगा। तुम अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या करोगे? हटा दोगे, एन के बेबिस को हटा दोगे ना, रिपल्सिव फोर्सेस वाले रीजन में। समझा? हाँ सर। है ना? तो कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन आगे करेंगे न्यूमेरिकल, खुद ही करोगे। हाई प्रेशर्स पे हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप कि हमेशा एक कमी होता है। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा किस जोन में हो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज बताओ। और सर आपने जो हाँ। कल ग्राफ दिए थे एनसीईआरटी में, वो ग्राफ्स डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट? कैसे? कौन सा ग्राफ? आपने दिखाया था कि CH मतलब आपने CO2 करवाया था, एनसीईआरटी में CO दिया है, तो मैं हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वो सब ग्राफ्स वो एक ही टाइप है। हाँ मतलब डिफरेंट इधर मतलब कि डिफरेंट गैसेस को यूज किया गया है ना। हाँ सर। हाँ ठीक, वो याद, वो बता देता हूँ गैसेस, वो तो देखना पड़ेगा। वो ट्रेंड एक बताना चाह रहा हूँ, देखो। अच्छा इधर देखो ध्यान से, अगर मैं एक सिंपल Z वर्सेस P का ग्राफ बनाऊं, ये 1 है सपोज 1, ये कौन सा रीजन है बताओ? ये सब अब मान लो एकदम P लिमिट P टेंड्स टू 0, किसकी तरह गैस काम करेगा बताओ? आइडियल। हाँ सर। है ना? तो स्टार्ट कहां से करेगा ग्राफ? 1 से स्टार्ट करेगा। 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक, मैं एक टिपिकल ग्राफ बना रहा हूं, जनरल ग्राफ जो होता है। अच्छा, जैसे जैसे तुम इस रीजन में आए, थोड़ा सा इस रीजन में, ब्लू वाले रीजन सब में घुसना स्टार्ट किए, तो पहले स्टार्ट करो तो मान लो पहले बहुत बड़ा कंटेनर है वॉल्यूम,
लिमिट P टेंड्स टू 0, वॉल्यूम इज वेरी हाई। थोड़ा सा पिस्टन लगा करके तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो, मतलब प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहे हो, तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे? अट्रैक्टिव धीरे धीरे डोमिनेट करेंगे। अट्रैक्टिव। तो Z का वैल्यू 1 से कम होगा कि 1 से ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो इसीलिए जनरल टिपिकल ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट करता है। पिस्टन लगा करके, तो एक चीज बताओ, जैसे जैसे तुम पिस्टन लगा करके कंटेनर का वॉल्यूम कम कर रहे हो, धीरे धीरे रिपल्सिव फोर्सेस भी आना स्टार्ट करेंगे कि नहीं? चलो जन्म लेना स्टार्ट करेंगे, है ना, मतलब अब उनका डोमिनेंस नहीं आएगा सर्टेन लेवल तक, लेकिन जन्म लेना स्टार्ट किए, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद कैसा ग्राफ दिखाई पड़ेगा? ये Z, ये क्या हमेशा 1 नीचे चलते रहेगा क्या? नहीं, बाद में इंक्रीज नहीं होगा। सर, बाद में रिपल्सिव increase क्यों डोमिनेट करेगा? करेगा। बिकॉज तुम जब इस रीजन सब में आए, इस रीजन में बीच वाले कहीं आए, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को अब कंपटीशन मिल रहा है। किससे? रिपल्सिव फोर्सेस से। उनका जन्म होना स्टार्ट हुआ है, वो अपना चेहरा दिखाना स्टार्ट किए हैं धीरे धीरे। समय लगेगा, थोड़े और हाई प्रेशर पे जाओ तो डोमिनेंट ही हो जाएंगे। तो होता क्या है, ये ग्राफ एक पॉइंट के बाद रिपल्सिव फोर्सेस टानेगा इस ग्राफ को ऊपर की तरफ, और फिर जब बहुत हाई लेवल पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? फोर्सेस डोमिनेंट ही हो जाएंगे। ये एक जनरल टिपिकल ग्राफ आना चाहिए कि नहीं? जनरल ग्राफ फॉर एनी रियल। यस। और हम लोग ने देखा है कि थोड़ा अलग भी होता है हाइड्रोजन हीलियम के लिए, और तो बात करेंगे, है ना, फॉर एनी। हाँ रुको, अच्छा इस पूरे केस में ये कौन सा पॉइंट है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? यहां पर गैस इस पॉइंट पर बोथ अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव, रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस नहीं, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस है ही नहीं। क्लोज टू क्या है? 0। सिंस वॉल्यूम इज वेरी हाई। अच्छा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी, ये जो पॉइंट ब्लैक से दिखा रहा हूं, इस पर भी गैस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आइडियल। आइडियल। Z इज इक्वल टू 1 वाला वैल्यू। ये कौन सा पॉइंट? यहां पर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बैलेंस। हाँ, बैलेंस ईच अदर, दे आर नॉट बोथ रिपल्सिव and attractive forces are equalized ना। present, but net repulsive forces is same as समझा सब लोग? सर ये कौन सा पॉइंट है बताओ, ये कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहां पर क्या है? मैक्सिमम। हाँ, मतलब ये उनका मैक्सिमम डोमिनेट्स रेंज तक है। और दिख ही रहा है, हाई प्रेशर रीजन में दिख रहा है। देखो इस ग्राफ को, ग्रीन वाला पार्ट को देखो, हाई प्रेशर रीजन पे दिख ही रहा है। Z का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। हाई प्रेशर रीजन में Z का वैल्यू क्या हो गया? ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, डेविएशन आ रहा है ना, देखो डेविएशन आ रहा है। हाँ बोलो, क्या डाउट? सर ये जो आपने ग्राफ बनाया है, जनरल ग्राफ, तो वो सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्राफ वैलिड है जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सके। हाँ, सिर्फ दो, बाकी सब हैं। जनरली ये हाइड्रोजन हीलियम का केस थोड़ा अलग पढ़ेंगे, देखेंगे। और ये उसके लिए भी ये ग्राफ लाई करता है। ये ग्राफ मान लो मैंने किसी एक टेम्परेचर T पे बनाया, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे बनाया ग्राफ, Z वर्सेस। हम बोलो क्या हुआ?
और तो उसके वो बारे में स्टेटमेंट पढ़ेंगे। गलत हो जाएगा ना। नहीं स्टेटमेंट उस क्या कौन सा स्टेटमेंट? मैंने जो बोला कि जो भी गैस लिक्विफाई इजीली होता है उसके लिए ग्राफ है। हाँ ये हमेशा जनरल जनरल हमेशा ऐड ट्रू करके नहीं बोल सकते हो। हाँ जनरल ऐड कर दो, ग्राफ हाइड्रोजन हीलियम के लिए भी ग्राफ बन सकता है। ठीक अभी है। बताऊंगा बताऊंगा। So, हाँ बोलो। so hydrogen and helium graph will increase linearly upright, unlike हाँ CO2 and हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ याद है कैसा बनाए थे? ये हाइड्रोजन था और हीलियम का हीलियम, स्लोप थोड़ा कम है। हीलियम हाँ हीलियम का थोड़ा ऐसा होता है। नीचे से था ना। बता Z = 1 के थोड़ा क्लोज। हाँ ऐसा होता है। लेकिन ये याद है वो ग्राफ किस टेम्परेचर पे बनाए थे? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ 0 या फिर रूम टेम्परेचर पे वो ग्राफ बनता है। एनसीईआरटी में शायद रूम टेम्परेचर दिया हुआ 0 पर, या वो तो 273 है। वो 20, हाँ ठीक है। तो 0 या रूम टेम्परेचर पे ही होता है, तो इसीलिए अभी उस पे ध्यान मत देना। अभी हम लोग जनरली रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उसकी ना, तो फिर जनरल काम है। लेकिन टेम्परेचर भी तो एक फैक्टर है ना, ग्राफ थोड़ा शिफ्ट करेगा ना टेम्परेचर के साथ। तो अभी एक टेम्परेचर पे वो ग्राफ है, तो टेम्परेचर तो एक कंडीशन है ही ना। सर एक डाउट है। हाँ बोलो क्या? सर वहाँ पे आगे जाके फिर से Z1 हो जाता है तो तभी गैस आइडियल गैस जैसा हो जाएगा क्या? हाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ समय के लिए, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट। सर अगर वहाँ पे हमने वो मतलब सिचुएशन को ऐसे ही रखा होल्ड करके तो आइडियल गैस हाँ आइडियल गैस मिलेगा। मतलब आइडियल गैस किन दोनों कंडीशन से मिलेगा? किन दोनों का पॉइंट? एक्टिव और रिवर्सिबल प्रेशर से या फिर किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे। एएसएन पॉइंट भी, हाँ कोई प्रेशर होगा, पता नहीं कौन सा प्रेशर होगा। सर ए पे तो नहीं मिल सकता है ना? ए पर भी तो आइडियल की तरह ही काम कर रहा है ना। सर लेकिन प्रेशर 0 है तो फिजिकली करना 0 पॉसिबल मतलब नहीं ना। लिमिट कर लो, लिमिट करके उसके रेंज में। एग्जैक्टली 0 तो ऑब्वियस बात है नहीं है, लेकिन क्लोज टू 0। ग्राफ बाद में इंक्रीजिंग ही होता है राइट? कौन सा? हाँ बोलो कौन सा? सर ये जो ग्रीन में बना है वो बाद में इंक्रीज होता है। एक एक करके कोई एक बोलो। सर ग्रीन पार्ट इज रिपल्सिव राइट? हाँ यस ग्रीन पार्ट इज रिपल्सिव। इस पॉइंट के बाद देख रहे हो ना, एट हायर प्रेशर रीजन द Z का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है ना, डोमिनेंट हो जाता है। एंड सर द ब्लू पार्ट इज अट्रैक्टिव। यस ब्लू पार्ट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, बट इधर तक आते आते ब्लू पार्ट के भी 2 कर लो। ब्लू पार्ट यहां तक ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, एंड द पॉइंट सी वहां जाकर के अट्रैक्टिव फोर्सेस अपने मैक्सिमम वैल्यू पर चले जाते हैं। उनके बाद रिपल्सिव फोर्सेस आना स्टार्ट करते हैं, तो वो ग्राफ को खींचते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस को अभी वापस बैलेंस करने के लिए उनको भी समझो पहली बार जन्म लिए हैं ना यार, उनका अट्रैक्टिव फोर्सेस तो मैक्सिमम वैल्यू पर है और उनका जन्म ही हुआ है अभी जस्ट। इट इज लाइक दे हैव टेकन बर्थ at this condition, so they will take time to compensate for this attractive forces. They take time. तो coming to point B बैलेंस कर देते हैं और उसके बाद वो डोमिनेट हो जाते हैं। समझा? तो येलो पार्ट में क्या है? येलो पार्ट का वो रीजन है जहां रिपल्सिव फोर्सेस अब खींच रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस को अब अपना काम करने नहीं दे रहे हैं, वो उसको रिपल्शन देना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है आगे बढ़ो। हाँ बोलो। सर आपने वो ग्रीन लाइन बना, क्या फिर से बोलो? सर वो आपने ग्रीन लाइंस क्यों बना? ऐसे ही दिखाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं। सर ये अभी ग्राफ इंक्रीज ही होता जाएगा ना? हाँ हाँ ये अब इंक्रीज होते रहेगा। और यहाँ पर स्लोप क्या होगा ग्राफ का इस रीजन में? ज्यादा हाई प्रेशर पे स्लोप क्या था Z वर्सेस P का? 1 होगा क्या सर? स्लोप क्या होता है? mx ना, y = mx B by RT। हाँ B/RT। ये क्वेश्चन फॉलो करता था। चलो आगे बढ़े अब। चलो अब देखो,
ये नोट कर लिया ना सब लोग? सब अच्छा अब देखो, reduction of to virial equation. किसी भी गैस को इस प्रकार एज अ पावर सीरीज एक्सप्रेस करना। तुम लोग एक्सपेंशन सीरीज हुआ है क्या? एक्सपेंशन सीरीज मैथ्स में हुआ है? नो सर। नो सर। इन्फिनाइट सीरीज में एक्सप्रेस करना किसी भी गैस को, इसको बोलते हैं वीरियल इक्वेशन। जहां पर A is the first virial coefficient, independent of temperature, B, C, D and so on. These are known, B is known as second virial coefficient. C को बोला जाता है थर्ड virial coefficient. और ये जितने चल रहे हैं, पावर सीरीज ना चलते रहेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट लिखो पहले। सर टी स्क्वायर टी क्यूब ये सब नहीं होता है, बस टी रहता है। बी कोई कांस्टेंट है ना, सर आगे देखेंगे अभी। कौन सा? न्यूमरेटर में टी का टी रहता है। हाँ न्यूमरेटर में, मतलब समझा नहीं सर। जैसे v का v, फिर v स्क्वायर, फिर v क्यूब। हाँ वैसे वैसे उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने को ही बोलते हैं वीरियल इक्वेशन। इस फॉर्म में a प्लस बी बाई वी प्लस सी बाई वी स्क्वायर प्लस डी बाई वी क्यूब एंड सो ऑन। वेरियल का मतलब इसका डेरिवेशन। हाँ ये आएगा। वेरियल का मतलब क्या होता सर व्हाट इज वर्चुअल इक्वेशन? वीरियल इक्वेशन का क्या है, ये आगे तुम लोग बहुत हायर मैथमेटिक्स में करते हो। देखो एक्चुअली है क्या ना, एक ऐसा इक्वेशन बनाना जो हर एक्सपेरिमेंटल डेटा को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको बोलते हैं वीरियल इक्वेशन। जैसे कि वैन डर वाल्स गैस भी जो है ना, मान लो तुमने किसी गैस का प्रेशर लिया, मान लो तुमने किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मेजर किया, रियल गैस है, तुमने वैन डर वाल्स इक्वेशन में डाला, ए और बी मिला कि नहीं? एक इक्वेशन मिला ए और बी में। मान लो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे काम किया, दूसरा टेम्परेचर लिया, फिर से इस इक्वेशन में डाला, क्या मिला? ए और बी मिला कि नहीं? yes. दो इक्वेशंस थे, ए और बी निकाल दिए। yes. ठीक है, अब तुमको उस गैस का ए और बी मिल गया, लेकिन थर्ड बार जब तुम कोई प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लिए, ठीक है, और उस इक्वेशन में डाले, तो सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं? yes. लेकिन हो सकता है सेटिस्फाई नहीं करेगा। कुछ पॉइंट्स पे सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ पॉइंट्स पे नहीं सेटिस्फाई करेगा। मतलब रियल गैस में
कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे जो आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। मैंने पहले ही बताया कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, तो इसीलिए एक वेरियल इक्वेशन बनाया जाता है जो आपके हर एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को वेरीफाई कर दे। मतलब अगर आपने मान लो 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो आप उस वैन डर वाल्स गैस का यूज नहीं करोगे, उसको आप इस फॉर्म में लिख दोगे। मान लो आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मालूम है, तो तुमको मालूम है PV by RT इज द वैल्यू ऑफ Z, और ये तुम किसके बराबर लिखोगे? जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है उतनी बार आप लिख दोगे इस इक्वेशन को। ऐसे कितने वैल्यूज आएंगे आपके पास? 3 बार एक्सपेरिमेंट किए हो ना, A, B और C, कितने ऐसे वैल्यूज आएंगे? 3 आएंगे। 3। और ये तीनों वैल्यू आपके हर एक इन तीनों एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को वेरीफाई कर देंगे। इसी को वेरियल इक्वेशन बोलते हैं। मान लो तुमने 40 बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो तुम ये वेरियल इक्वेशन कितनी बार लिखोगे? 40 टाइम्स। 40 इक्वेशन, 40 अननोन, 40 इक्वेशन, 40 वेरिएबल, क्लब इन करोगे, A, B, C, D, E सब मिलते रहेगा। तो आपने उसी वैन डर वाल्स इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया in the form of a virial equation. Virial equation is nothing but power series बोलते हैं। सर Z इक्वल टू क्यों लिखा है? Z मतलब गलत दिया ना, मतलब फिर क्यों? PV RT है ना, तो T ऊपर जा रहा है, मतलब तो Z इक्वल टू ये नहीं होना। अरे ये B into T नहीं है, B एज अ फंक्शन ऑफ T बोल रहा हूं, into T नहीं है। समझा? दैट इज अ फंक्शन, बोला ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो समझा विरल इक्वेशन क्या करता है? समझा? कुछ चमका कि नहीं? थोड़ा वो समझाने। आप फिर से बताओगे? देखो हो क्या रहा है कि मान लो तुमने ये इक्वेशन लिख दिया, इसको सुन लो, ठीक है ना, लिखना नहीं है। तुम लोग पूछोगे है क्या सर, ये बताइए विरल इक्वेशन क्या है, तो कहानी सुन लो। मान लो तुमने इक्वेशन लिख दिया, वैन डर वाल्स इक्वेशन है, तुमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करते समय तुमको प्रेशर मालूम है, रियल गैस का वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, तुम इसमें क्लब करोगे तो एक A और B का इक्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर पर 2 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ 2 बार किए, मान लो तुमने 2 बार किया, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, 2 बार जब एक्सपेरिमेंट किए तो A और B के वैल्यूज मिल गए। लेकिन जब तुम तीसरी बार को एक्सपेरिमेंट करोगे और तुम इसी वैल्यू पे डालोगे तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना? हाँ सर। लेकिन तुम देखोगे कि ठीक है, जब तुम एक्सपेरिमेंट बहुत बार करोगे तो कुछ वैल्यूज पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट कुछ वैल्यूज ऐसे भी आएंगे, कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जहां ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा? बिकॉज सच्चाई तो नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग से बोला, नो एग्जैक्ट इक्वेशन इज करेक्ट। ये सच बात है। अब हम लोग ने तो आइडियल गैस से ही छेड़छाड़ किया है ना यार, रियलिटी से तो नहीं किया है ना काम रियलिटी कर नहीं सकते थे, काम किए हम लोग जो हाइपोथेटिकल एक स्टेटमेंट लिए और उसी में कुछ काम सब किए हैं। तो तुम ऐसा देखोगे कि हमेशा हर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के लिए तुमने जो A और B के वैल्यूज क्लब किए हैं, और मजे से तीसरा एक्सपेरिमेंट करो और तुम डालो इसमें, देखोगे सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब क्या मैंने A और B का वैल्यू गलत निकाला था क्या? ऐसा नहीं है, बहुत हद तक एक्सपेरिमेंट के डेटा को सेटिस्फाई करेगा, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियस बात है, लिमिटेशन तो है ही। सो अब क्या करते हैं, जो मैथमेटिशियंस या इंजीनियर्स हैं उनको इस इक्वेशन से फिर कोई लेना देना नहीं रहता है। बोलते हैं बट क्या फालतू इक्वेशन है यार, अरे मुझे तो ऐसा ही कुछ पॉइंट्स पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किया, A और B के वैल्यूज निकाले, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, डाला, सेटिस्फाई नहीं किया। A और B तो एक्सपेरिमेंटल। बोला ऐसा ठीक नहीं है, काम करते हैं इसी को एक ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं
कि मैं जितना एक्सपेरिमेंट करूं उस टाइप का विरल इक्वेशन। मान लो तुमने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो तुमको हर एक एक्सपेरिमेंट में z का वैल्यू मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? तुमने क्लब किया, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, ऐसे लिख दिया, ठीक है। दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, z का वैल्यू मालूम है, z2 मालूम है ना, क्लब किया, 3 इक्वेशंस आए, 3 वेरिएबल्स हैं, एबीसी फाइंड हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो बेसिकली तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है, तुमने इसी वैन डर वाल्स इक्वेशन को एक विरियल फॉर्म में लिख दिया, जिसका फायदा यह है कि तुम्हारे जितने एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट हैं, तुमने 3 लिए थे, वो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला एक इक्वेशन बना दिया। तुम चाहते हो 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए, तो इसी विरियल इक्वेशन को कितनी बार लिख लो, कितने टाइम्स लिख लो? 1000 टाइम्स। 1000 टाइम लिख दो। 1000 टाइम्स से डालो, z का वैल्यू निकालो, वो तो मालूम ही है, पहला बार में कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डाल दो, PV/NRT, z का वैल्यू मिल जाएगा, डालो इक्वेशन में। फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करो, डालो इक्वेशन में, ABC टिल 1000 जो भी रहेगा कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो आपके पास अब एक्सप्रेशन बन गया, और तुमको ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। क्यों अपीलिंग लग रहा है? यार ये मेरे 1000 एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट में जितना मैंने एक्सपेरिमेंट किया है सबको सेटिस्फाई कर रहा है। समझा इसका एप्लीकेशन विरल इक्वेशन का? सर थोड़ा क्वेश्चंस कराओ ना, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इस पर आएगा ही नहीं। क्वेश्चन तो जिस पर तुमने आगे बढ़ना ही नहीं दिया, जिस पर क्वेश्चन आएगा, तुमने तो पूछा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, जिस पर आएगा वो नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है यार, पूछेगा नहीं एप्लीकेशन, पूछेगा नहीं तो क्यों करना, ये हायर लेवल पे करते हैं, तुम लोग पूछ लिए इसीलिए, पूछने की जरूरत नहीं है। तुमको जिस पर क्वेश्चन आएगा उस पर चलते हैं। हाँ नहीं, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, विरल इक्वेशन का एप्लीकेशन नहीं पूछेगा जो तुम लोग, लेकिन ऑब्वियस बात है दिमाग में तो आएगा ही ना, इनिशियल तो लगेगा ही क्या कर रहे हैं सर। तो थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि बेसिकली एक ऐसा इक्वेशन बनाना जो कि आपको जितना एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट है उस सब उसमें सेटिस्फाई हो जाए, बस दिस इज विरल इक्वेशन। तो आपने उसी वैन डर वाल्स गैस को विरल इक्वेशन में अब डालेंगे, कैसे डालेंगे अब देखते हैं, ठीक है। दिस इज विरल इक्वेशन। हाँ बोलो। आपने वो इक्वेशन लिखा है ना, वो हमें कॉपी डाउन करना है? नहीं, ये नोट नहीं करना है, बस इतना नोट करना है जो ग्रीन वाला पार्ट के अंदर है, ठीक है। अब इस पर चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने कहानी सुनाया, स्टोरी, समझा तो भी ठीक, नहीं समझा आगे बढ़ो, कुछ नहीं पूछेगा। अपने आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे समझ में आ जाएगा, अपने आप जब करोगे ना चीजें तो अपने आप दिमाग खुलेगा, मैच्योर हो जाओगे, समझ जाओगे कि क्या करना है। खैर, थोड़ा सा आइडिया दिया हूं, एक ऐसा इक्वेशन बनाना जो आपके हर एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को सेटिस्फाई करे। क्लियर है? अब इधर देखो, P प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर, एन अगर 1 वो ले लेते हैं, V माइनस बी को कैसे ले सकता हूं मैं? देखो तो ठीक है, P को कैसे ले सकता हूं? RT बाई V माइनस बी माइनस A बाई वी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? वैन डर वाल्स इक्वेशन को विरल फॉर्म में लाना स्टार्ट कर रहा हूं, ये क्लियर है? अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को PV बाई RT से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? देखो लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, हाँ भी बोलते रहिए, समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, PV बाई RT को क्या लिख सकता हूं मैं अब? Z। Z।
पीवी बाय एन आर टी होता है, बात वही होगा। एन स्क्वायर ए बाई ले लेना तो उससे एन के टर्म्स में आ जाएगा, खुद ही समझ जाओगे। N1 ले रहा हूं मैं। इसको देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो टू द पावर ऑफ -1 कर दिया, लिख सकता हूं कि नहीं, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। चल लिख। अब देखो यहीं पर आता है मैथमेटिक्स का रूल। अभी मैथमेटिक्स क्या करता है, ये आप लोग का अभी बाइनोमियल थ्योरम करके आप लोग का एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जहां आप ये एक्सपेंशन करते हो, आपको अभी मालूम नहीं होगा, बट 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -1 that is 1 plus x square plus x cube and so on up to infinity. This is expansion series. सर ये जीपी से भी कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हो प्रूफ। ये आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में करोगे। बाइनोमियल थ्योरम हुआ नहीं होगा ना अभी मैथमेटिक्स में? नहीं सर, बाइनोमियल थ्योरम तो वो आएगा अपने आप वहां एक्सपेंशन सीरीज जीपी से हो जाए। तो अगर मैं इसको, हाँ तो अगर मैं इसको करें, हाँ एपीजीपी से कर लो। ये इसको एक्सपैंड करो, बी बाई वी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस बी बाई वी प्लस क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो तो z क्या आ गया बताओ, ये आ गया किस फॉर्म में, इसी को क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस फॉर्म, विरियल फॉर्म। हाँ, दिस इज द विरियल फॉर्म, दिस इज द विरियल फॉर्म। मतलब मैंने उसी वैंडर वॉल्स इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया विरियल फॉर्म में। वेयर व्हाट इज द फर्स्ट विरियल कोएफिशिएंट, 1. What is the second virial coefficient? बताओ क्या होगा, B minus A by R. B minus A by R। तो याद रखना है वेरियल फॉर्म। हाँ, क्वेश्चंस आएंगे इस पे आईटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द थर्ड विरियल कोएफिशिएंट? तो ये सब मेंस में नहीं आएगा ना, मेंस तो कब का, मेंस की गलियां तो आप लोग कब का छोड़ दिए। B square. मेंस का गली तो वहीं तक खत्म हो गया। जेड क्या होता है, रियल गैस का पहला ही क्लास, मतलब इसके जस्ट पहला क्लास, बी स्क्वायर। सिमिलरली फोर्थ विरियल कोएफिशिएंट समझा कैसे करना है? क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि टफ आता है? अरे टफ क्या, समझ में आएगा तो सब आसान है। टफ क्या, डरता क्यों, आराम से मेहनत कर, क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस है उतना ध्यान से कर लेगा तो सब हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा। किसमें? बुकलेट में क्वेश्चन है इसके ऊपर? बुकलेट में तो कम है, ज्यादा मैं ही दूंगा आप लोग को, ज्यादा परेशान बुकलेट से मैं करूंगा, चिंता मत करिए। तुम लोग को अंत तक ज्यादा परेशानी मेरे से होगा। बुकलेट तो कम ही परेशान करेगा तुम, मेरा परेशानी झेल लो, बुकलेट का परेशानी हो जाएगा। हो गया, ये समझा क्या किया है? इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, दिस इज विरियल फॉर्म। अच्छा लेकिन एक चीज बताओ,
इसमें से सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट. फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट इज टेम्परेचर independent. थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट टेम्परेचर Independent. इंडिपेंडेंट. लेकिन वीरियल इक्वेशन में मैंने क्या बोला था? थर्ड, फोर्थ एंड बाकी वो सबको क्या होना चाहिए? टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट. तो याद रखना ये एक लिमिटेशन है वैन डर वाल्स का. करेक्ट नहीं है ना, वो तो बात सही है, तो कुछ फ्लॉज तो आएंगे. तो इसीलिए वैन डर वाल्स इक्वेशन का ये एक लिमिटेशन है. इसका वैन डर वाल्स का जो थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन कोएफिशिएंट्स हैं, all of them are temperature independent. So this is a limitation of van der Waals. हो गया? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पेज पे लिमिटेशंस लिखवा दो. हाँ लिख देता, लिखा देता. चलो आगे बढ़ूं अब. सर एक ही बहुत सारे लिमिटेशंस है ना? हाँ यार लिमिटेशंस तो है. लिमिटेशन तो हर एक गैस का है जी. बोले ना, मैंने स्टार्टिंग ही बता दी. एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, मैकेनिकल इक्वेशन नहीं बताया जा सकता है. कोई नहीं कर सकता होगा, कोई नहीं कर सकता. वो आपके डोमेन के बियॉन्ड है, वो आप कर ही नहीं सकते. चलो आगे बढ़ रहा हूं. अच्छा, मतलब फॉर वैन डर वाल्स गैस थर्ड, फोर्थ वीरियल कोएफिशिएंट्स आर. तुम लोग को धीरे धीरे अब केमिस्ट्री लगता होगा ना कितना मैथमेटिकल होते जा रहा है. सर बट ये फिजिकल है ना. हाँ वही फिजिकल की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक बोलो. जनरली केमिस्ट्री 10th पे लगता था क्या यार, हम लोग तो कलर चेंज, कंपाउंड ये सब करते हैं. तो 11 में वो सब नहीं रहता ना, कलर चेंज वो आएगा, इनऑर्गेनिक में आएगा ना, वो भी करोगे. लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ वही है, वो सोच नहीं है फिजिकल में. और एक सर्टेनल के बाद तो, और इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, चेंज बोला था, चेंज ही लिख दिया. इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? टेम्परेचर. दिस इज अ लिमिटेशन. सर इंडिपेंडेंट है तो लिमिटेशन जैसे हुआ? क्योंकि वीरियल कोएफिशिएंट का, एक्चुअल वीरियल कोएफिशिएंट का जो डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड सेकंड बाकी. देखो मैंने बी एज अ फंक्शन ऑफ टी, सी एज अ फंक्शन ऑफ टी ऐसे लिखा है. लिखा है ना? हाँ सर. अरे ऑब्वियस बात है, तुम पहला एक्सपेरिमेंट करोगे किसी टेम्परेचर पे करोगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट किसी और टेम्परेचर पे करोगे. ठीक है ना? तो इसको याद भी रख लो, ज्यादा इसमें नहीं, थियरी पार्ट इसको याद. ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ तक क्लियर है? अभी तो ध्यान देना, तो चीज ध्यान दो. हाँ बोलो. तो उसमें यूज कौन सा करेंगे, मतलब जो एक्चुअल फॉर्म है या जो वैन डर वाल्स से डिराइव किया है? ये डिपेंड करता है फ्रॉम द क्वेश्चन. सर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का नहीं फॉर्म आपने पहले तो b एज अ फंक्शन ऑफ t, c एज अ फंक्शन ऑफ इतना दिया था. ये था जो किसी भी वीरियल इक्वेशन का डेफिनेशन है, किसी भी, नॉट फॉर अ वैन डर वाल्स गैस, किसी भी वीरियल इक्वेशन का डेफिनेशन. अब वैन डर वाल्स गैस के लिए जब निकाले तो ये हम लोग को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मिला. ठीक है, दुनिया में एक गैस नहीं है, आगे बहुत सारे गैसेस हैं. तुम सिर्फ वैन डर वाल्स तुम्हारे सिलेबस में, तुम आगे जैसे ही जाएगा ना खत्म वैन डर वाल्स. बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बहुत साइंटिस्ट लोग आए, बहुत सारी इक्वेशंस की हैं. तो उन सबका वीरियल इक्वेशन निकालोगे तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट मिलेगा. सर सबसे एक्यूरेट किसका? पता नहीं यार, एक्यूरेसी में तो एक बर्थलॉट है, डायरेक्टिविटी है, नाम भी नहीं बोल पाता हूँ, वो सब है. कुछ करा दूंगा क्वेश्चन के, बता. तुम तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारी दुनिया में लगता है अरे वैन डर वाल्स, वैन डर वाल्स बस तुम्हारे सिलेबस में 11th 12th. ठीक है ना? अच्छा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना. अब एक चीज देखो, तो अगर मान लो इफ
इसको अब ध्यान देना, ये सब इफ केस 1, अगर t लेस देन a बाई आर बी हो गया, चलो पहले क्या करते हैं, हाँ t ले, ध्यान से देखना, t लेस देन v, तो ये सब टर्म्स जो हैं, ये सब टर्म्स, ये सब तो ऑलवेज पॉजिटिव है कभी भी, अरे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, क्यों? बी साइज को बताता है, वी बताता है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये सब कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं ना। नहीं सर। अगर टी लेस देन ए बाई आर बी हो गया, टी ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये बी माइनस ए बाई आर बी और ए बाई आर टी, ए बाई आर बी, टी इज लेस देन ए बाई आर बी, तो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन बिकम, बी माइनस ए बाई आर टी वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो एक चीज देखना, तो इफ टी इज लेस देन ए बाई आर बी, तो z का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर t लेस देन a बाई आर बी है, तो ये जो पूरा z का वैल्यू है, क्लोज रीजन, मतलब इस रीजन में बात कर रहा हूं, ब्लैक वाले रीजन दिख रहा है, ब्लैक वाले रीजन मतलब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत ही क्या है, बड़ा टर्म होगा, है ना। तो ये जो बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और छोटा होगा, तो इन टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब, इन सब टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। है ना, इस रीजन में तो z का वैल्यू 1 माइनस समथिंग आएगा ना, मतलब पहला दो टर्म लेते हैं, जैसे ही मैं इस एकदम p0 पर तो 1 ही आएगा, वो तो हमेशा पुट कर सकते हो, लिमिट p टेंड्स टू 0 वॉल्यूम 0, तो वो तो 1, थोड़ा सा तुम 0 एटमॉस्फेयर से थोड़ा आगे बढ़ो, 0.1 एटमॉस्फेयर, तो बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बी क्यूब बाई वी क्यूब, अभी भी ये टर्म 0, तो 1 माइनस सर्टेन, पहला पार्ट था 1, दूसरा पार्ट था नेगेटिव b माइनस ए बाई, तो ये कैसा आएगा, ग्राफ z से नीचे आएगा कि नहीं, ये z1 था, इससे थोड़ा नीचे आएगा, धीरे धीरे जब तुम इस रीजन में गए, ध्यान देना, जब तुम ग्रीन वाले रीजन में गए, तो ये जो टर्म्स हैं बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बी क्यूब बाई वी क्यूब, इनका डोमिनेंस बढ़ता गया कि नहीं, सिग्निफिकेंट होते जाएंगे। हाँ होते जाएंगे ना यार, वॉल्यूम कभी, जब तुम जैसे ऐसे तुम प्रेशर में आगे बढ़ रहे हो, वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, छोटा, तो वी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसका डोमिनेंस बढ़ते जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा कि हमेशा ये 0 तक नहीं जाएगा, कैसा ग्राफ बनेगा इसका, वही ग्राफ आ गया जो हम लोग कर रहे थे पहले। हाँ सर। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद किसका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, वो वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बी क्यूब बाई वी क्यूब, इन सब का डोमिनेंस बढ़ जाएगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जितने भी सीरीज थे, और इसीलिए ग्राफ ऐसा आ जाएगा। मतलब ये ग्राफ किस टेम्परेचर पे बनाया गया है, T लेस देन ए बाई आर। सबको समझा कि फिर से एक्सप्लेन करना है? एक बार वापस करोगे? ठीक है, ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं, तुम मान लो, देखो तो इक्वेशन को ध्यान से अपने समय रखे रहो, और ध्यान से, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, सुनो, प्रेशर 0 है तब तो Z1 है, वो तो हम लोग को मालूम ही है। इसी इक्वेशन में लिमिट p टेंड्स टू 0, मतलब v इज इनफिनाइट, डाल दो, Z1 आ जाएगा, ठीक है। यस। तुम थोड़ा सा p से आगे बढ़ो, 0.1 एटमॉस्फेयर, 0.2, मतलब तुमने वॉल्यूम थोड़ा सा कंटेनर का कम किया, बट अभी भी वॉल्यूम तो स्टार्ट तो 0 से किए थे, इनफिनाइट वॉल्यूम से इन्फिनिटी से थोड़ा क्लोज आया, थोड़ा सा, क्या होगा, अगर मैं t लेस देन a बाई आर बी पे ग्राफ बनाऊं, अगर मैं t लेस देन a बाई आर बी का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो हो क्या रहा है,
ये टर्म नेगेटिव है कि नहीं? ये टर्म, ये जो मैं ब्लू में दिखा रहा हूँ, ये टर्म नेगेटिव है। यस सर। तो z कैसा आएगा? मैं लिख देता हूं, फॉर प्रेशर्स क्लोज टू 0, समझ रहा है ना? लिमिट मतलब 0 से क्लोज 0.1 में z कैसे लिखोगे? 1 माइनस सम सर्टेन टर्म प्लस b² बाई v²। अच्छा एक चीज बताओ, ये सब टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकता हूं कि नहीं? क्यों निग्लेक्ट कर सकता हूं? क्योंकि अरे प्रेशर अभी इंफिनिटी से थोड़ा सा वॉल्यूम, इंफिनिटी से थोड़ा सा, पहले इन्फिनाइट वॉल्यूम था, इंफिनिटी से थोड़ा वॉल्यूम घटा है। तो यार v² v³ वाले टर्म्स हैं, v³ सोचो और डिनोमिनेटर में है, ऊपर से और बड़ा, तो निग्लेक्ट कर सकते हो। तो पहले दो टर्म्स ही बचे, 1 माइनस समथिंग। तो z का वैल्यू 1 माइनस समथिंग होगा, तो 1 से थोड़ा नीचे आएगा ना, जो दिख रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जब तुम इस ग्रीन रीजन में जाओगे या आगे बढ़ते जाओगे, तो यार ये टर्म्स का डोमिनेंस भी तो बढ़ेगा। डोमिनेंस विल इंक्रीज एट व्हाट? हायर प्रेशर्स। तुम जैसे जैसे प्रेशर आगे एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हो, तो वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? वॉल्यूम को कम करते जा रहे हो ना। तो v² बोलेगा भाई पहले तो हमको निगलेक्ट करते थे, अब निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब इस इक्वेशन में z इज 1 माइनस समथिंग प्लस मेरा प्लस पार्ट आएगा, ठीक है। 1 माइनस समथिंग आ चुका था जब तक मैं जन्म लिया हूं अब, लेकिन मेरा डोमिनेंस अभी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तुमको पूरा नीचे नहीं जाने दूंगा हमेशा ऐसे, मैं तुमको अब खींच करके ऊपर लाऊंगा। 1 माइनस समथिंग प्लस समथिंग ऐड होगा, 1 माइनस समथिंग और प्रेशर रीजन में आगे गए, b² बाई v², b³ बाई v³ का डोमिनेंस बढ़ता गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये z का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, 1 से नेगेटिव 1 को रीच कर जाएगा। और फिर एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये 1 से क्या हो जाएगा, आगे 1 से ऊपर हो जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा जैसा ग्राफ आ रहा था। समझा? यस सर। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ग्राफ है t लेस देन a बाई RB। क्लियर है? आगे बढ़ूं? सर t इक्वल टू a बाय RB पे आइडियल गैस होगा। हाँ बताता हूँ, ये समझा पहले? कुछ बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, रियल गैस से थोड़ा शांति शांति महसूस हो रहा है। नहीं लग सर, रहा है समझ रहा है। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, केस 2, इफ t इज ग्रेटर देन a बाई RB, बताओ क्या होगा? So all terms will always be positive. Yes, और very सर good. सर Z ये will be होता है greater ना than in case of hydrogen and helium. हाँ, इसका मतलब अब समझ में आया, तुम लोग खुद ही बता दिया। ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो z का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से ज्यादा होगा कि नहीं? greater than 1 always। तो मतलब कैसा सर ग्राफ बनेगा? नीचे नहीं जाएगा। हाँ, मतलब नीचे नहीं जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? इंक्रीजिंग ग्राफ फ्रॉम z इक्वल टू 1। सर स्ट्रेट होगा क्या? हाँ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बड़ा स्ट्रेट ही मान लो ऑलमोस्ट। Second is सर वो He. हीलियम होगा ना? हाँ हीलियम। अच्छा, इसका मतलब एक चीज बताओ, हाइड्रोजन और हीलियम का ये ग्राफ क्यों आया होगा? बिकॉज पहले एक काम करता है, इतना लिखो पहले लिखो, आगे बढ़ता हूं। ये क्लियर है? यस सर। नोट कर लो, ठीक है? कर लिया सर। Sir, hydrogen and helium are tougher to liquefy. हाँ, यस दैट इज। तो सर उनका टेम्परेचर भी ऐसे लोअर रहना चाहिए ना? लोअर रहने का मतलब? तो मतलब प्रीवियस पेज दिखाओ ना एक मिनट। तो जब गैस will be a gas till a lower temperature ना?
थैंक यू सर, हो गया। तो कंफ्यूजन नहीं समझ पा रहा हूँ, कहाँ पर कंफ्यूजन है। A/RB से ज्यादा कैसे हो रहा है ये वाला T का वैल्यू? तो लॉजिकली समझे तो कम होना चाहिए ना। क्यों? अरे A/RB उसका कुछ प्रॉपर्टी है, वो A/RB को पहले आने तो देख। A/RB है क्या, A/RB है क्या? तो A and B डिपेंड करते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। हाँ, मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, तो पहले ही बताया था A और B किस पे डिपेंड करता है, गैस कैरिडिटी पे। अगर उसकी प्रॉपर्टी है A और B, उस गैस का एक प्रॉपर्टी है, A और B किस पे डिपेंड करता है वो भी आएगा अभी क्वेश्चन। अगर T इज इक्वल टू A/RB आ गया तब क्या होगा बताओ? तब तो 0 हो जाएगा, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। सर इसमें 1 ही आएगा। नहीं देखो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव। इसमें देखो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ध्यान से। ये Z आएगा, ठीक है, P आएगा, ये अगर बनाओगे तो कुछ तुमको, इधर देखो ध्यान से। सर इनिशियली ज्यादा चेंज नहीं होगा ना? हाँ, इनिशियली ये सही लाइन है। इनिशियली क्या ज्यादा चेंज होगा क्या? ग्राफ बहुत हद तक यहाँ था और बहुत हद तक मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनते रहेगा ना। ये टर्म्स याद है, ये टर्म्स जो थे ये डोमिनेंस होता था, बट इनको डोमिनेंस होने के लिए समय चाहिए ना, प्रेशर हाई चाहिए। हाँ प्रेशर हाई चाहिए, मतलब तुम मॉडरेट से थोड़ा और अच्छे रीजन में घुसना पड़ेगा। इनफिनाइट वॉल्यूम से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो ये टर्म्स बच्चे ही हैं, और B माइनस A/RT वाला टर्म 0 है, तो Z अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस समथिंग रहेगा, या क्लोज टू 1 ही रहेगा, 1 को टच करता हुआ। हाइपरबोला टाइप। बाकी नोबल गैसेस को एक्सप्लेन करता है। लेकिन रुको, लेकिन ये कैसा रहेगा, ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? मान लो ये Z इक्वल टू 1 है तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सपोनेंशियल, बट इसके बाद, और ये इसके बाद ऐसे राइज करेगा, समझा? ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ना। ये ग्राफ राइज क्यों किया एक सर्टेन पॉइंट के बाद? बिकॉज आगे प्रेशर करोगे तो ये टर्म्स ऐसे समझो, इट इज लाइक ये जन्म लिए हैं, बार बार बोल रहा हूं, बट अभी बड़े नहीं हुए हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए बड़ा होकर के फाइट मार करके अपना डोमिनेंस दिखाने को। तो इसीलिए पहले कुछ रीजन्स में, मतलब या इस रीजन्स में जो मैं ग्रीन से अभी दिखा रहा हूं, इस रीजन में Z अप्रोक्सीमेटली उस 1 को टच करता हुआ ही चलेगा, बिकॉज B माइनस A/RT वाला ये टर्म तो 0 है ही, और 1 प्लस ये टर्म बच्चे हैं, 1 प्लस B² BQ by VQ वाले टर्म्स बच्चे हैं, तो 1 प्लस समथिंग रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 को ही मान लो, बहुत क्लोज टू 1। लेकिन जैसे जैसे तुम अच्छे खासे ब्लू वाले रीजन में घुसे या येलो वाले रीजन में घुसे, तो अब 1 प्लस समथिंग होगा, राइज करेगा। तो मतलब ये ग्राफ कब बनता है बताओ? ये ग्राफ किस टेम्परेचर पे बनेगा? A/RB। T इज इक्वल टू A/RB। ये ग्राफ किस टेम्परेचर पे बनेगा? ज्यादा हो तो T इज ग्रेटर देन A/RB। और ये ग्राफ किस टेम्परेचर पे बनेगा? T लेस देन A/RB वाला। सर तो फॉर जनरल गैसेस T इज लेस देन A/RB। हाँ यस, अब मैं एक टर्म बता रहा हूँ, उससे और क्लैरिटी आएगा। क्या यार क्या हो गया, ये ऐसा बना लेना, ठीक है। ये तुम्हारा T ग्रेटर देन A/RB, ये पॉइंट, और ये कुछ, ये कौन सा ग्राफ? T लेस देन A/RB। अब ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, ये जो T इज इक्वल टू A/RB है। अच्छा एक चीज बताओ, T ग्रेटर देन, अब A और B हर एक गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी है, कुछ है हीलियम का अलग A और B वैल्यूज होते हैं, कुछ है, वो A/RB कुछ एक प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, क्या है आगे देखेंगे।
अगर T लेस देन A बाय RB है तो गैस कितने पॉइंट्स पर आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है बताओ? दो। सिर्फ एक। वापस दो बोलो ना। अगर T लेस देन A हाँ बाय सर, RB दो है तो गैस कितने पॉइंट्स पर आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है? इनिशियली एंड वापस से इनिशियली और एक पॉइंट, ग्रीन वाला पॉइंट, वो भी एक पॉइंट है। हल्का सा उससे ऊपर कि हल्का सा उससे नीचे z इज इक्वल टू 1 का डिविएशन आ जाएगा। दिख रहा है डिविएशन? अच्छा, T ग्रेटर देन A बाय RB पे किस पे कर रहा है काम वो? सिर्फ एक। खाली इनिशियल पे एक सिर्फ बार। वो भी एक बहुत हद तक। चलिए एक पॉइंट पे बोलो आपके डेविएशन। लेकिन T इज इक्वल टू A बाय RB पे वो कितने पॉइंट्स पे काम कर रहा है? रेंज ध्यान आएगी देना, इनिशियल से इस केस के इनिशियल से कुछ अच्छा खासा दूरी तक रहेगा कि नहीं? ये येलो रीजन, इस पूरे येलो रीजन में गैस इज बिहेविंग एज अ आइडियल गैस। तो इसीलिए एक टेम्परेचर है टीबी, ए बाय आरबी को बोला जाता है गैस का बॉयल्स टेम्परेचर। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर? temperature at which gas behaves like an ideal gas ओवर अ, सबसे बड़ा टर्म, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर्स। यही तो इसका सिग्निफिकेंस है। टेम्परेचर at which a real gas behaves like ideal over a wide range of pressures। एक रेंज मिलेगा तुमको, बहुत बड़ा बात है ना, सिग्निफिकेंस यही है ना, बहुत एक रेंज मिल गया जहां पर वो। तो इसका मतलब बॉयल्स टेम्परेचर जो है उसका फॉर्मूला क्या हुआ? व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर बॉयल्स टेम्परेचर? A बाई RB। अब इधर ध्यान दो, ये नोट कर लो तो बोलना, आगे बढ़ूंगा अब। ये नोट कर लिया? 1 मिनट 1 मिनट। आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं अभी तुम लोग बोलो, हो गया? हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ने जो, कोई तुमसे पूछेगा कि ये हाइड्रोजन का गैस इक्वेशन हो सकता है कि नहीं, तो आंसर क्या बोलोगे? पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल। पॉसिबल है, यस। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सर बट वैसे कंडीशंस वैरी करने पड़ेंगे। हाँ, वो कंडीशन लाना पड़ेगा। होता क्या है, हाइड्रोजन का ग्राफ एनसीईआरटी में या रूम टेम्परेचर पे ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जरूर हाइड्रोजन का जो बॉयल्स टेम्परेचर है, उसका खुद का जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर तुमने बनाया है ना ग्राफ। तो अगर हाइड्रोजन हीलियम का हमेशा ये ग्राफ कब बनेगा? जब टेम्परेचर इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन A बाय RB, यही बनेगा ना। तो जरूर अगर हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ ऐसा बन रहा है इसका, या फिर रूम टेम्परेचर पे बनता है तो भी वही होता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम at 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर, इसका जो खुद का बॉयल टेम्परेचर है इज
लेसर देन व्हाट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर। बोल सकता हूं कि नहीं? Therefore, इनका इक्वेशन क्या बन रहा है? इनका इक्वेशन बन रहा है 1 + PV/RT। याद है ना? मतलब इस केस में कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे? हमेशा कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं? इन केस ऑफ हाइड्रोजन हीलियम कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं हमेशा? रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट क्यों नहीं कर रहा होगा? अभी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में करा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करेगा यहां पर, वैन डर वाल्स, तो इनका वैन डर वाल्स किस पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास इन लोगों का क्या है? बहुत ही कम है। समझा? समझा? बट बोथ द ग्राफ्स आर पॉसिबल, बोथ द ग्राफ्स आर पॉसिबल। ये तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। बोलो कोई डाउट? सर एक बार आप प्रीवियस पेज बताओ। प्रीवियस पेज बोल रहा है क्या? हाँ सर। So, हाँ बोलो। so then can we say that the liquefaction is inversely proportional to the molecular weight? हाँ, लिक्विफैक्शन, यस, लिक्विफैक्शन थोड़ा सा, बिकॉज उनका अट्रैक्टिव फोर्सेस का साथ कम मिलता है। यस, अट्रैक्टिव फोर्सेस का साथ इनमें कम मिलता है, दैट डिफिकल्ट। चलो आगे बढ़े। सर एक मिनट, हो गया सर, हो गया। तो हाइड्रोजन हीलियम दिखाई पड़ेगा तो कौन सा इक्वेशन फॉलो करोगे? Z = 1 + PV/RT। अच्छा, अच्छा, विरल इक्वेशन एंड प्रेशर देखो। अगर ऐसे लिखा जाए तो इसको बोलते हैं विरल इक्वेशन एंड प्रेशर। समझा? और वी के टर्म्स लिखा जाए तो क्या बोलते थे? इन वॉल्यूम। ठीक है, पावर सीरीज प्रेशर में। अच्छा, अब मुझे ये A1 A2 निकालना है और मुझे ये मालूम था सर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके करेंगे क्या? ना, ये तो मैं तुम लोग को सोच रहा था कि खुद से निकालते आप लोग, बट मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं ये करा देता हूँ। ये आप लोग से बहुत टफ हो जाएगा, अदरवाइज इस पर भी क्वेश्चन आता है कि विरल इक्वेशन वॉल्यूम में दिया रहता है और ये क्वेश्चन एडवांस का ही, मतलब जेई में नहीं आया है, मतलब आईटी में टाइप का क्वेश्चन है। आपको A1 और B - A/RT के बीच में रिलेशनशिप निकालना है कि अगर मैं इसी को प्रेशर के सीरीज में देता तो मुझे बताओ क्या होता। तो खैर हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन है, एडवांस लेवल का है ना? हाँ एडवांस है, तो मैं करा ही दे रहा हूँ इस क्वेश्चन। ठीक है,
मैं जेड को कैसे, मतलब इतना मैथमेटिक्स सोचना थोड़ा मुश्किल है, बट याद रखना क्वेश्चन आएगा ही आएगा एडवांस में, या जब भी दोगे तुम कोई भी आगे जाकर जब देते हो ना अच्छा खासा टेस्ट सीरीज आएगा ही आएगा, तो बता रहा हूँ, ठीक है ना। जेड को ऐसे लिख सकता हूँ पीवी बाय आर टी, 1/b को कैसे लिख सकता हूँ बताओ तो? लिख सकता हूं, तो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। मान लो मुझे विरियल इक्वेशन चाहिए प्रेशर के टर्म्स में, तो क्या कर सकता हूं मैं? 1 प्लस क्या लिख सकता हूं? मुझे A1 A2 चाहिए, A1 A2 चाहिए, ठीक है, तो 1 प्लस A1 इंटू क्या लिख सकता हूं? P बाई जेड आर टी, प्लस क्या लिख सकता हूं? A2 इंटू सर B माइनस A बाय आर टी इंटू, सॉरी इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, ये सेकंड वाले में कर रहा हूँ, वॉल्यूम वाले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर, तो Z क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस B माइनस A बाय आर टी इंटू कितना लिख सकता हूँ? P बाई जेड आर टी, प्लस क्या लिख सकता हूँ बताओ? B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर बाई R स्क्वायर T स्क्वायर Z स्क्वायर, ऐसे सो ऑन लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है? अच्छा हाँ सर। और अगर मुझे इसी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस A1P प्लस A2P स्क्वायर प्लस A3P क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस B माइनस A बाय आर टी। बहुत ही खतरनाक मैथमेटिक्स, मतलब इतना मैथमेटिक्स लगा है यहाँ पर कि शायद टफ हो जाता अगर मैं होमवर्क देता तो। टफ क्या बोलते सर, कर ही दीजिए। लिख सकता हूं सर, तो जब फर्स्ट पूछा था एग्जाम में नहीं पूछा आज तक, आईटी में अभी तक नहीं आया, इस पर नहीं आया है, इसलिए कर लो, हो सकता है आ जाए। हाँ जनरली तुम्हारे इसमें जब भी पेस तो पूछेगा ही पूछेगा, बता रहा हूँ, हम लोग तो पूछते ही हैं, अभी तक आईटी में नहीं आया। लेकिन हाँ ऑब्वियस बात है, अभी आईटी में आ गया तो कोई इतना, इसीलिए तो रैंक होता है यार, और क्या है। कुछ लोग बच्चे कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं, कि बच्चे कर लेते हैं। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे भी देखा है ओलंपियाड लेवल पे कर लिए हैं, वो क्वेश्चन दिया कर लिए हैं आराम से। मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, और क्या। तो तुम लोग भी कर सकते थे, ऐसा थोड़े ना है, लेकिन सोचा कि चलो करा देता हूँ। ओके, और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, ये क्लियर है? ठीक है, 1/1 को काट सकता हूँ, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है ना। लिख रहे हो सब कुछ, ठीक है। और अब डिवाइडिंग बाय पी, थ्रू आउट डिवाइड कर दिया हूँ बाय पी से, तो क्या लिख सकता हूँ? सर एक डाउट था। क्या सर इस स्टेप में A1 को B माइनस A बाय आर टी बाय जेड आर टी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो A1 इक्वल्स B माइनस A बाय आर टी। ना जेड भी आ गया ना, जेड को हटाना है ना। ओके यस। A1 तो एक कांस्टेंट है, वही तो सबसे बड़ा मैथमेटिक्स है, यहाँ पर जेड को भी हटाना है, यही तो है। जेड तो खुद ही एक फंक्शन है, तुमको तो A1 A2 कांस्टेंट चाहिए ना। यस। तुम क्वेश्चन ये है कि वैन डर वाल्स इक्वेशन को वॉल्यूम पे तो लिख दिया, प्रेशर में लिख कर पूछेगा कि A1 A2 अब क्या है इन टर्म्स ऑफ वही बी आर के टर्म्स में क्या है, बोलेगा। अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर मैं सबको P से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा बताओ? A1 प्लस A2P एंड सो ऑन, ये किसके बराबर होगा? लिख सकता हूं? यस सर। ठीक। अब इस इक्वेशन में लिमिट p टेंड्स टू 0, z का वैल्यू कितना आएगा? अब यहां पर लगाना है लिमिट। लिमिट भी पढ़े हुए हो तुम लोग, इसलिए पूरा मैथमेटिक्स ही है। लिमिट नहीं पढ़ो, चलो इतना तो मालूम है ना, लिमिट का मतलब होता है कि
अंडर दिस कंडीशंस लिमिट p टेंड्स 0 z का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना? हाँ अरे सर। अभी जस्ट किए थे ना, p0 का Yes, मतलब क्या sir. है? हाँ सर, हाँ कंडीशन सर। है ना, p0 का मतलब क्या है? वॉल्यूम इज वेरी हाई, तो z वैल्यू 1 आना चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो a1 प्लस रेस्ट ऑल टर्म्स बिकम 0, जो भी टर्म्स है। अरे यहाँ a2p प्लस a3p स्क्वायर बचा होगा ना कुछ? Yes, sir. दिस शुड बी इक्वल टू कितना? फर्स्ट टर्म ही बाकी रहेगा। और रेस्ट ये टर्म्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि कुछ p स्क्वायर वाला टर्म बचे रहेंगे। तो इसका मतलब हम लोग को पहला मिल गया कि a1 किसके बराबर? a1 किसके बराबर? ये किसके टर्म्स में है? ये विरल इक्वेशन किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। निकल गया? यस पहला याद रखना। और b माइनस आर ए बाई आर टी क्या था? b माइनस, अच्छा इधर देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि z इज इक्वल टू 1 प्लस a1p प्लस a2p स्क्वायर एंड सो ऑन, and z is equal to b1 by v plus b2 by v square and so on, find the relationship between a1 and b1। क्या होगा आंसर? what is a1 and b1 relationship? A1 is equal to B1 by RT। yes, मतलब a1 is equal to b1 by r। याद रखना इस रिजल्ट को। समझा? हो गया तो बोला नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। हो गया? चलो आगे बढ़ूं। सर एक मिनट। Sir, are you extending today's lecture? हाँ थोड़ा बहुत तो मैं करता ही, आदत पड़ गया मेरा। सर आपने ये क्या लिखा है? कौन सा? z1 इक्वल टू, क्वेश्चन आ गया ऐसी क्वेश्चन एक्चुअली में ये था, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर विरियल इक्वेशन प्रेशर में लिखना हो तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड b1। 4 ऑप्शंस दे देंगे। हमने बस b1 को b माइनस a बाई हाँ b माइनस a बाई आर टी b1 था ना, याद है? हाँ सर समझा। क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, क्वेश्चन एक्चुअली में ये है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे और इतना अच्छा मैथमेटिक्स का भी यूज करेंगे। अब मान लो a2 भी निकालना, यहां तक तो फिर भी थोड़ा ठीक है। तो a1 प्लस a2p एंड सो ऑन। अब मुझे a2 निकालना है। मुझे कहां तक क्वेश्चन मिल गया था? बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, साथ ही साथ कहीं डाउट हो तो बोलना, ठीक है? ऐसे हुआ था ना? ये क्वेश्चन तक आए थे हम लोग, बताओ। हाँ सर। हाँ अच्छा एक चीज बताओ, इतना टर्म जो है वो तो a1 आ गया था ना? Yes, sir. इतना टर्म a1 आया था, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a1 इंटू 1 माइनस 1 बाई जेड प्लस a2p, और बाकी कौन से टर्म्स रहेंगे? p स्क्वायर वाले रहेंगे, ठीक है ना? p स्क्वायर p क्यूब वाले टर्म्स रहेंगे। दैट इज इक्वल टू b बाई आर टी का होल स्क्वायर
और यहाँ कुछ टर्म्स रहेगा, ठीक है, लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते। अब इसको डिवाइड करो p से, डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय p। क्या आएगा बताओ? और नीचे में कौन से टर्म्स रहेंगे? डिवाइड बाय p करेंगे तो कुछ p बचा रहेगा ना, टर्म्स ऑफ p लेफ्ट। अरे समझा, कुछ बचा रहेगा ना, a3 बगल में रहेगा, हाँ सर। a3p a4 वो कुछ लगा रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? b बाय RT होल स्क्वायर बाई z स्क्वायर, p गायब, और प्लस रिमेनिंग टर्म्स ऑफ p, कुछ फंक्शंस ऑफ p। समझा? अच्छा, अब एक चीज बता, मैं z माइनस 1 बाई p को a1 बोल सकता हूं, लिमिट p टेंड्स टू 0। ये कैसे आया देखो तो, एकदम ओरिजिनल इक्वेशन पे जाओ तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? हम लोग स्टार्ट यहां से किए थे, z इज इक्वल टू 1 प्लस a1p प्लस a2p स्क्वायर। देखो तो यहां से स्टार्ट किए थे, अरे यहां से स्टार्ट किए थे। हाँ सर। तो z माइनस 1 बाई पी किसके बराबर है बताओ तो? z माइनस 1 बाई पी करेंगे तो क्या आएगा? A1 प्लस a2p एंड सो ऑन आएगा ना। यस। ये अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, अलग से। तो लिमिट p टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा बताओ? z माइनस 1 बाई पी किसके बराबर आ जाएगा? सर जेड ऐसे भी 1 ही हो जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा a1 के बराबर। ये समझा? हाँ सर। तो अगर मैं इस p इक्वेशन अगर में डालूं, 0 को टेंड कर रहा है तो डिनोमिनेटर पे ना रे, z और p का फंक्शन है, z भी तो p बाय RT होगा। लिमिट में भी z और p लगाते हैं ना, सिंपल p नहीं है ना, z भी तो p का फंक्शन है। अच्छा ठीक है सर। z और p दो फंक्शंस हैं यहाँ पर। सर पर ये तो 0/0 हो गया ना। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, z वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसलिए बोल रहे हैं। इसमें इधर देखो ध्यान से, लिमिट में थोड़ा करना पड़ेगा ये। अब इस टर्म को इधर डाल रहा हूँ। सर जब लिमिट्स करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। हाँ वो आएगा, हाँ वो तो लिमिट्स करना पड़ेगा थोड़ा, इसलिए मैंने बता दिया। a1 इंटू जेड माइनस 1 बाई पी को कितना लिख सकता हूँ? हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है। तो फाइनली लिमिट इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन था ये वाला, इसमें अगर लिमिट p टेंड्स टू 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 इज इक्वल टू b बाई RT का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1। सर वो a1 स्क्वायर बाय z होना चाहिए ना? ना ना ना, फिर हाँ ये वैल्यू 1 ना, z माइनस 1 बाई पी तो a1 आ गया। ओके ठीक है, और उसको सब जगह 1 डाल दो z वाले को, तो तुम्हारा इक्वेशन ये बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा? a2 कितना आ जाएगा बताओ? a2 कितना आ जाएगा? माइनस a1 स्क्वायर। a1 स्क्वायर कितना? a1 निकाले थे ना? a1 निकाले थे कि नहीं? हाँ सर। दिस इज द सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये याद रखना। और इसको अगर सॉल्व करोगे
इसको अगर डालोगे तो A2 इतना आएगा, माइनस A1 स्क्वायर कितना था बताओ, A1 स्क्वायर कितना था, A1 स्क्वायर कितना निकाले थे हम लोग? सर b माइनस a by rt द होल स्क्वायर। सर तो याद रख रहे ये सारी चीजें। हाँ इंटू 1 by rt द होल नहीं स्क्वायर। नहीं, B माइनस A बाई RT का स्क्वायर इंटू क्या 1 by rt द होल स्क्वायर। हाँ, और ये अगर सिंप्लीफाई करोगे देखो तो इतना आ रहा है क्या, A बाई RT का होल क्यूब 2B माइनस A बाई RT, देखो तो इतना आ रहा है क्या? आया कि नहीं आया, कि नहीं आया? और आ रहा है। आ रहा है। और थोड़ा सा लिमिट्स का जब होगा तो और क्लैरिटी आएगा, लिमिट्स थोड़ा करो, हम लोग लिमिट्स निकालना सीखोगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का वो सब का, तो अपने आप समझ में आएगा कैसे वैल्यू आता है। वहां सिंपल ऐसे पुट नहीं करते हैं, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का अलग से लिमिट निकालते हैं, तो आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो वो डाउट, हाँ बोलो। इससे ज्यादा कोएफिशिएंट्स याद नहीं रखना है ना? हाँ बता रहा हूँ इसमें क्या है, मैं, हाँ रुको ना, नेक्स्ट पेज पे जाऊं। अच्छा ये समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर, A1 माइनस जेड माइनस 1 बाई पी को क्या ले लिया, इसको A1 ले लिया, और लिमिट P टेंड्स टू 0, Z को 1 ले लिया। और ये मत यहां मत कर देना, ऐसे नहीं पुट करते हैं लिमिट में, वो तुम लोग आगे मैथमेटिक्स में होगा, ऐसा नहीं करते हैं सर, Z को डाल दिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का लिमिट ऐसे निकाल दिया सर, उसका भी एक तरीका होता है जो आप मैथमेटिक्स में करोगे आगे, ये सब इंडिटरमिनेट्स में। हाँ ये सब का करोगे तुम निकालने का तरीका, तो इसको आगे तुम मैथमेटिक्स में करोगे, शायद इसीलिए मैंने सोचा कि बता ही दिया जाए, क्योंकि शायद मुझे, हाँ लिमिट नहीं हुआ है ना अभी तुम लोग का, लिमिट नहीं हुआ है ना, तो लिमिट तो अभी बहुत आगे है, आराम से करोगे लिमिट, तो मैथमेटिक्स का यूज है, ये आपका इक्वेशन। ये समझा, सबको आंसर आया, समझ में आया क्या करना है? यस नेक्स्ट पेज पे जाऊं, बस एक चीज लिखना है मुझे। सर 1 मिनट दे दो ना, कॉपी करना है। इसमें बस लिमिट वाला एक डाउट हो सकता है, बट उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को मैं भूल गया, हम लोग मैथ्स में करते थे, कोई एक फॉर्मूला था, क्या था उसमें, कोई रूल था, ऊपर भी डिफरेंशिएट, एल हॉस्पिटल्स रूल, यस एल हॉस्पिटल्स रूल, ये आएगा। सर अभी दिखा रहे हो वो क्या होता है? ना ना ना, वो तुम लोग को मैथ्स में अपने आप करो, 2-3 चीजें तो तुम लोग अपने आप अभी करोगे मैथ में, अभी तुम लोग का तो मैथ्स बहुत बाकी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केमिस्ट्री में मैथ्स स्टार्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में और मैथ्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में और मैथ्स, आयनिक तक आते आते मैथ्स अपने चरम सीमा होता है ना, अपने लेवल पर पहुंच जाएगा, इसीलिए ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स फिजिकल में है ही। तो हो गया, याद रखना है ये सब, A1 A2 बता रहा हूँ क्या याद रखना है, बता रहा हूँ क्या, सर 1 मिनट, बता रहा हूँ क्या याद रखना। सर आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं उनकी आप एक समरी लिख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं लास्ट क्लास में बार जिस पे क्वेश्चंस आते हैं मैं करा दूंगी, एक जगह आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करा दूंगा, याद दिला देना, जब ये सिलेबस खत्म हो जाए, मतलब ये हो जाएगा, दो अभी लिक्विडिफिकेशन बाकी है, तो मैं बता दूंगा इन एक जगह कितने इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको याद रखना है। हाँ बोलो। एंड में जब खत्म हो जाए तो हाँ इसका रिजल्ट्स लिखवा सकते हो खाली? हाँ मैं लिखा दूँ, हाँ सब लिखा दूँ, मुझे बस बता देना कि सर अब समरी बता दो इंपॉर्टेंट वाले का, एक जगह उसको नोट कर लेना, मैं बता दूँ, तो फाइनली हाँ बता देना। ओके, अब मुझे इस वीक खत्म करना है मुझे, ऐसे लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ठीक है। हाँ सर। और सिमिलरली अब उतना टफ नहीं पूछेगा, मैं तो फिर भी 2 निकाल दिया, बट अगर तीसरे का पूछते तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करते, और शायद पूछना नहीं चाहिए, वो बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन काम वही है। समझ में आया क्या करना है? सबको वापस डालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस साइड ले जाना है। तो मैं सेकंड और थर्ड तक याद रखो। और विरियल फॉर्म में क्या याद रखोगे? वॉल्यूम के फॉर्म में क्या याद रखोगे? बी माइनस ए बाय आर। वॉल्यूम के फॉर्म में तो वो सिंपल। हाँ, वॉल्यूम में तो सिंपल आएगा। तो सर ये जो दिया है ये याद करना है। हाँ, ये याद कर लो। क्वेश्चन ऐसे आता है, वैसे क्वेश्चन ऐसे आता है। दिस इज द क्वेश्चन दैट अगर तुमको पूछना है कि सर याद भी क्या करना है, तो मैं थोड़ा और ये कर देता हूँ। याद तो ये कर, थर्ड टर्म तक नहीं पूछेगा। थर्ड तक नहीं पूछेगा। मैं जितना, यही बहुत अच्छा लेवल हो गया यार, यही मैंने बहुत करा दिया। प्रेशर के लिए याद नहीं बेटर है ना, फट से हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली तुम लोग को मैं ही बहुत ज्यादा करा दे रहा हूँ, तो जितना कराऊं उतना तक ही रहो, क्योंकि उससे ऊपर नहीं पूछेगा। देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होने चाहिए ना जो आपका डोमिनेट। मैं तो चाहता हूं कि पेपर हमेशा टफ आए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आईटी पूछना चाहिए। डायरेक्ट पूछ दे बहुत, क्योंकि तुम लोग को तो आता है ना कैसे करना है, बड़ा कॉम्प्लिकेट ना करे, वो इतना ही पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो पूछ देगा कि A1P plus A2P square, find the relationship between ये B1 और B2 मान लेते हैं। चलो, A1 and B1, A2 and B2। आप तो निकाल सकते हो ना कैसे करना है? हाँ सर, बस ये निकाल सकते हो ना, यही करना है। B2 क्या था? बाकी सब कर देना अपना। B2 और ऐसे एक क्वेश्चन दूंगा आज, वो ट्राई करना, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट रुको, जस्ट अभी जाना मत, जब मैं करा ही दिया हूं तो रुक जाओ। जब इतना पढ़ाई कर ही लियो तो एक प्रॉब्लम तुम लोग को मैं दे ही दूं, जो 1 मिनट का प्रॉब्लम है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आ जाए, जाइएगा मत। सर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ मैथ्स ही है ना, केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे पहले ही बता दिया हूँ, आगे जाकर सब मैथ्स है। केमिस्ट्री आपको बस जानना है कि ये होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको बोलते हैं, इतना केमिस्ट्री है, उसके आगे सब मैथ्स है। सर ये दोनों इक्वेशंस जो ऊपर लिखे आपने, वो वान डेर हाँ। वाल इंटरप्रिटेशन है ना? हाँ, ये वैन डेर वाल्स का, ये वैन डेर वाल्स का। और मैं तुम लोग को तो कुछ क्वेश्चंस जरूर करिएगा, ये रियल गैस पे जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उस पे मैं आप लोग को कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, ताकि कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आपको मेरे कराए हुए न्यूमेरिकल्स तो देखने ही है, वो तो आपको देखने ही है। बस रुकना, मैं तुम लोग को एक, हाँ यस, दिस इज द क्वेश्चन। सर आप मैं, आज हाँ आज तो आप लोग को होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग, बस रुकना मुझे, जस्ट सब लोग देखो। तुम लोग एक चीज शेयर करूंगा अभी, देखना मिला है कि नहीं। बस ये लास्ट क्वेश्चन करो, मिला? देखो तो, सबको मिला? वो शेयर हुआ? हाँ सर। व्हाट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस है। What is the answer to that question? सर बी तो पक्का से है। बी है कि ए है? वैसे क्वेश्चन आएगा,
उसका बता आंसर क्या होगा। सर बी। बी डैश कौन सा है? बी डैश है तुम्हारा इस वाले का। सही से बताओ आंसर क्या होगा। हाँ सर ए। सर ए। आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर? ऐसे क्वेश्चन आ गए, यही ये टिपिकल क्वेश्चन है जो पूछता है। आंसर लिख दूं? सर एसी है क्या? यस, आंसर इज एसी। एक टिपिकल आईआईटी का क्वेश्चन, टिपिकल। अब तो कर लोगे ना, एसी होगा आंसर। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं।